दोस्तों, पिछली कहानी में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब एक आम के पेड़ पर मचान बनाकर 10 रातें उसी में बिताने वाले थे। जहाँ से पंडित जी का घर 50 फुट की दूरी पे और उनका जो छप्पर या धर्मशाला जो भी आप कह लें, वो 100 फुट की दूरी पे था, जो यात्रियों के लिए बना हुआ था। रात्रि जो थे वो आते थे, रात में रुकते थे और सुबह चले जाते थे। पंडित जी के अटैक के बारे में बताया था, उस महिला को जिसको लेके चला गया था उसके बारे में बताया था पिछले पिछले वीडियो में। अब चलते हैं आगे के एपिसोड में, अगली एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं आप ही के अपने चैनल उत्तरांचल डायरीज में। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं। सबसे बोले कि यार सब्सक्राइब कर दो ना यार, करवा दो। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की आतंक के इस आतंकी बाघ की कहानी का। मैं आगे क्या हुआ। आधी रात के समय पहाड़ पर जिम कॉर्बेट साहब पेड़ के ऊपर बैठ गए थे ना उस दिन, तो उसके बाद से सुना रहा हूँ। तो आधी रात के समय पहाड़ पर कहीं पर एक कांकड़ की आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद में शांति रही, जंगल शांत था। दूसरे दिन सूरज उगने के बाद इनके दो आदमी पहुंचे। फिर ये तीनों लोग बाघ के पंजों को ढूंढते हुए रुद्रप्रयाग बंगले की तरफ लौट गए। इनकी राइफल और इनका कंबल इनके आदमियों ने पकड़ लिए थे। अगले 9 दिनों तक यही कार्यक्रम चलता रहा। कॉर्बेट साहब रोज शाम को अपने आदमियों के साथ रुद्रप्रयाग से अपना गुलाब राय आते थे, मचान पर चढ़ के बैठ जाते और इनके आदमी अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। अपने आदमियों को इन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया था, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि जब तक सूरज ना निकले और अच्छी तरह से उजाला ना हो जाए, ये लोग बंगले से बाहर ना निकले। किसी भी हालत में बंगले से बाहर ना निकले, इनकी जान को खतरा हो सकता था। ये 10 रातें बीत चुकी थी और 10 रातों में एक बार सिर्फ एक कांकड़ ही बोला था, लेकिन आदमखोर तो आसपास ही था, मैन ईटर तो वहीं कहीं पे था। उसने इन 9 दिनों में 2 मकानों के दरवाजे भी तोड़े थे। एक बार तो बकरा ले गया और दूसरी बार एक भेड़ को उठा के ले गया। जिम कॉर्बेट साहब ने बहुत कठिनाइयों के साथ इन दोनों की बॉडी को ढूंढा था, लेकिन वो बॉडियाँ किसी काम की नहीं थी, क्योंकि बाघ ने उनको पूरा खा लिया था। एक बकरा या एक भेड़ में होता ही कितना है एक बाघ के लिए, एक टाइगर लेपर्ड के लिए एक टाइम का खाना पूरी तरह खा लिया था। इन्हीं रातों में बाघ ने एक हरकत और करी थी, उससे एक घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था। लेकिन इस जो घर का दरवाज़ा तोड़ा था, इसके लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस घर में 2 कमरे थे और वो सब अंदर वाले कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये जो अंदर वाले कमरे का दरवाज़ा था, ये थोड़ा मजबूत था। बाघ ने इसको भी तोड़ने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर वो गुस्से से जो है वहाँ से चला गया। तो इस वजह से ये सब लोग बच गए थे। आम के पेड़ पे 10वीं रात गुजारने के बाद जिम कॉर्बेट साहब और इबर्टसन साहब भविष्य की योजनाओं पर विचार करने लगे। जिस शिकारी ने पहले पत्र लिखा था, उसने भी उस पत्र के बाद कोई दूसरा संपर्क नहीं किया, दूसरी बार कोई लेटर नहीं लिखा, कुछ पूछा नहीं। और जो बाकी हिंदुस्तान के जो और शिकारी थे, उन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई कि वो रुद्रप्रयाग जाकर एक आदमखोर तेंदुए को ढूंढें और फिर मारें। हाँ, बाघ होता धारी वाला टाइगर तो उसके लिए सोचते भी, अब तेंदुए को मारने के लिए, क्योंकि तेंदुए तो हर जगह अवेलेबल है। इन दोनों के लिए भी अब रुद्रप्रयाग में रुकना मुश्किल हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। इवर्टसन साहब को पौड़ी लौटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पौड़ी था, उनके पास काम बहुत था। और ख़ुद जिम कॉर्बेट साहब भी नहीं रुक सकते थे, उन्हें भी कुछ काम के लिए जो है अफ्रीका जाना था। और ये अफ्रीका जाने का जो इनका प्रोग्राम था, ये 3 महीनों से जो है पोस्टपोन होते जा रहा था, काफ़ी विलम्ब इसमें हो रहा था।
ये दोनों लोग बड़े मतलब टेंशन में, बड़े उहा-पोह जो बोलते हैं ना, बड़े यार क्या करें क्या ना करें, उहा-पोह की स्थिति में थे कि अब क्या करें। एक हल तो ये था कि इवर्सन साहब छुट्टी ले लें और कॉर्बेट साहब भी जो है अफ्रीका जाना, जो इनका कार्यक्रम है, इसको रद्द कर दें, कैंसिल कर दें। सब चल बातें करते करते जब बहुत पजल्ड हो गए तो फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि यार अब आज की रात के लिए सब कुछ भूल जाए और इस विषय पे अगली सुबह विचार करेंगे, यानी कि कल विचार करेंगे। और ये निर्णय लेने के बाद कॉर्बेट साहब ने इबर्सन साहब से बोला कि एबी भाई, गढ़वाल में जो मेरी ये अंतिम रात है, मैं ये रात उसी आम के पेड़ में बिताऊंगा। तो इबर्सन साहब और कॉर्बेट साहब दोनों गुलाब राय की ओर चल पड़े। जब जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने एक जगह पे देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है सड़क के पास, और ये लोग भी उस तरफ चल पड़े। क्यूरियोसिटी होती है ना, कहीं भीड़ लगी हो तो क्या हो गया भाई, किसी ने भाग वाग ने तो नहीं मार दिया किसी को, या कोई क्या बात हो गई। ये पहुंचे वहाँ, तो वहाँ पहुँच के इन्हें पता चला कि वहाँ पे दो सांपों की भयानक लड़ाई चल रही थी। दो नागराज, दो सांपों की लड़ाई चल रही थी, और दोनों सांप जो है लड़ लड़ के बेहाल हो चुके थे। दोनों हार नहीं मान रहे थे। उनके शरीर पे जगह जगह से खून निकल रहा था, खून की बूंदें। वहाँ पे सामने जो पत्थर वत्थर पड़े हुए थे उस खेत पे, वो जो बंजर खेत था, उसके पत्थरों पे जगह जगह पे खून दिखाई पड़ रहे थे, स्पॉट्स दिख रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत एक वहीं पे पड़ी हुई लकड़ी को उठाया और खेत पे कूद पड़े। पीछे से इबर्सन साहब ने भी एक आदमी से उसकी लाठी छीनी और उसको लेके कूद पड़े। एक सांप जो घायल था, वो एक घायल सांप सड़क पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो रास्ता दिख रहा सड़क पे चढ़ जाए। उसे इबर्सन साहब ने एक ही बार में ढेर कर दिया, मारा एक लठ और वो वहीं ठंडा हो गया। और दूसरा सांप वहीं किसी बिल में घुस गया। ये लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। इबर्सन साहब ने जो सांप मारा था वो 7 फीट लंबा था, जिसका रंग, ये एक हरे रंग का कोबरा था। और दूसरे सांप के लिए जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि वो बिल में घुस गया था। पता नहीं वो मर गया होगा या अपने बुढ़ापे तक जिंदा रहा होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक विषैले सांप का जहर दूसरे विषैले सांप पर कितना असर करता है, करता भी है कि नहीं करता है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मुझे भी नहीं पता है कि दो सांपों की, दो एक ही उसके कोबरा अगर आपस में लड़े तो जहर असर करेगा कि नहीं। अगर आपको पता हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। इबर्सन साहब के जाने के बाद पंडित जी ने, इन्होंने देखा पंडित जी आ रहे एक दूध की बाल्टी लिए हुए छप्पर की तरफ जा रहे हैं। आम के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि साहब आज जो है 150 यात्री छप्पर पे रुकने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि पैसे मिलते। तो जिम कॉर्बेट साहब ने पंडित जी को बधाई दी और कहा कि भाई बधाई है वो तो ठीक है, लेकिन उन यात्रियों को बोलना कि वो सावधान रहें, इकट्ठे रहें, एक साथ रहें, और अंधेरा होने के बाद इधर उधर ना जाएं, बिल्कुल ना निकलें इधर उधर, तो अकेले तो कहीं ना जाएं। और फिर कुछ देर के बाद पंडित जी अपना वापस आते हुए दिखाई पड़े और पेड़ के नीचे से अपने घर की ओर चले गए। उन्होंने एक नज़र जिम कॉर्बेट साहब को देखा और बाय बाय भी, और वो चले गए। अंधेरा होने वाला था, इसलिए बात करने का टाइम नहीं था। आम के पेड़ से करीब 100 गज की दूरी पे एक दूसरा खेत था, जिसमें कटीली झाड़ियां डाल के एक बाड़ा बनाया गया था। उसमें एक भोटिया व्यापारी आके रुका था, लेकिन ये वो भोटिया व्यापारी नहीं था जिसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, जो कॉर्बेट साहब का मित्र बन गया था, वो नहीं था। लेकिन इसके पास भी बकरियां थी और 2 कुत्ते भी थे। ऑलमोस्ट बिजनेस तो सबका एक सा ही था। कुछ दिन पहले ही जो है फुल मून नाइट थी, यानी कि पूर्णमासी, और करीब रात के 9 बजे हुए थे। लेकिन ये जो एरिया था, इस क्षेत्र में अभी भी डार्क था, अंधेरा ही था, क्योंकि जो मून था वो भी पहाड़ियों के पीछे ही था, वो भी बाहर नहीं आया था। तभी कॉर्बेट साहब ने देखा कि छप्पर से कोई छप्पर में लालटेन जली, कोई आदमी लालटेन लेके बाहर निकला, उससे सड़क पार करी, सड़क पार करके वो रुका कुछ क्षण, और उसके बाद वापस लौट गया और लालटेन बुझा दी। शायद टॉयलेट वगैरह के लिए आया होगा। उसी समय भोटिया व्यापारी के जो कुत्ते थे वो जोर जोर से भौंकने लगे।
कुत्तों ने बाघ को देख लिया था। बाघ शायद जो है लालटेन वाले आदमी को देखकर नीचे आ गया था और छप्पर की ओर जाने वाला था, वो शिकार के मूड में आ गया था। जो कुत्ते थे पहले तो सड़क की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में ही वो जो है जिम कॉर्बेट साहब की तरफ भौंक रहे थे, उनकी मतलब जिम कॉर्बेट साहब की तरफ फेस कर लिया और भौंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि बाघ ने जो है सोए हुए बकरे को देख लिया है और वो अब जमीन से चिपक कर धीरे धीरे बकरे की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखो किससे चिपक जाते हैं सड़क से। थोड़ा घास ऊंची थी जिसे वो कुत्ते अब बाघ को देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने भौंकना बंद कर दिया और वो अब अपने कानों से जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे कि बाघ किस तरफ है, कहाँ कोई कुछ हरकत वगैरह, कुछ आवाज़ सुनाई पड़े। इधर जिम कॉर्बेट साहब को भी समझ में आ गया था कि बाघ आ गया है और इस बकरे में झपटने के लिए आड़ के रूप में उसी आम के पेड़ का इस्तेमाल कर रहा है जिस पर जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए हैं, यानी कि आम के पेड़ के नीचे ही कहीं पे बाघ भी है। जिम कॉर्बेट साहब थोड़ा कंफ्यूज थे, थोड़ा असमंजस में थे कि बाघ बकरे पे अटैक करेगा या छप्पर पे जाके किसी इंसान को, क्योंकि देख के इंसान को ही आया है। यदि बकरे को मारता है तो कॉर्बेट साहब को उसे गोली मारने का एक मौका मिल जाएगा। बकरे और मचान के जो बीच की जो दूरी थी वो करीब 20 से 25 फुट थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घने पेड़ और जो पौधे थे उनके बीच में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर भरोसा करके आवाज़ से अंदाज लगाने की कोशिश करने लगे कि कहाँ पे बाघ हो सकता है। इनकी जो राइफल थी उसकी नाल जो है सीधे बकरे की तरफ थी और राइफल पे ही टॉर्च लगी हुई थी। जब आंख बंद ये करे हुए थे तो इनके दिमाग में ये मतलब ऐसा सोच रहे थे कि अब बाघ जो है छप्पर पे पहुंच चुका है और शिकार को चुन रहा है। लेकिन तभी पेड़ के नीचे से सरसराहट की आवाज़ हुई, मेरे कानों में सरसराहट सुनाई पड़ी और बकरे के गले में जो घंटियां बजी हुई थी वो तेज तेज बजने लगी। इन्होंने भी तुरंत टॉर्च जलाई और देखा कि रोशनी जो है बाघ के कंधे में पड़ रही है, टॉर्च की रोशनी जो है सीधे बाघ के कंधे में पड़ी। इन्होंने तुरंत गोली चला दी और गोली चलते ही टॉर्च धोखा दे गया, मतलब टॉर्च बंद हो गया। अब उन दिनों टॉर्च जो है एक सामान्य उपयोग की चीज़ तो थी नहीं। खुद जिम कॉर्बेट साहब के पास पहली बार ये टॉर्च आई थी। ये भी टॉर्च तब आई थी जब ये रुद्रप्रयाग पहुंचे थे, बाघ के ऊपर बैठे थे, उस इनका आदमी लेट हो गया था टॉर्च चलाने में। हालांकि उतने टाइम से ये इतने महीनों से ये टॉर्च इनके पास थी, लेकिन उसकी बैटरी के बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी कि ये कितने दिन चलती है या ये कब बदली जाती है। इन्होंने जब उसका दोबारा बटन दबाया तो टॉर्च से हल्की सी लाइट हुई और फिर बंद हो गई। इनकी गोली का क्या हुआ, वो बाघ को लगी कि नहीं लगी, इस बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था। ये अंधेरे में थे इस मामले में, क्या उसके लगी कि नहीं लगी, क्या हुआ। और जो जो वैली थी, ये पूरी वैली में जो है गोली की आवाज़ जो है गूंज रही थी। और गोली की आवाज़ जब गूंज रही थी तो उसी टाइम पंडित जी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और आवाज़ दे के पूछा कि भाई आपको कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब अपने कानों को बिल्कुल एकाग्र किए हुए बाघ की किसी हल्की से हल्की सी आवाज़ को भी सुनने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने पंडित जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उधर पंडित जी ने भी जब कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उन्होंने भी जो है फट से जो है अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, सांकल अपनी लगा के वो अपने आप को अपने घर में उन्होंने पैक कर लिया, बंद कर लिया। जब जिम कॉर्बेट साहब ने फायर किया उस समय बाघ जो है सड़क के पार जमीन से चिपका हुआ था, मतलब घात लगाया हुआ था और उसका जो सर था इनसे दूसरी तरफ था, यानी कि इनकी तरफ ना होकर के दूसरी तरफ था। इनको साफ साफ तो नहीं दिखा मगर ब्लर सा, मतलब अस्पष्ट सा देखा कि बाघ बकरे की तरफ कूदा है
और नीचे पहाड़ी की तरफ चला गया। जब पंडित जी ने आवाज़ दी थी तब इन्हें लग रहा था कि कुछ घर घर की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि ये आवाज़ ही है या ये कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ ही है यार, ये आ रही है, ये कहाँ से आ रही, क्या है ये, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। गोली की आवाज़ सुनकर उधर यात्री भी जग गए, लेकिन वो 1-2 मिनट आपस में बातें करके वो दोबारा सो गए। और बकरे की घंटी की आवाज़ आ रही थी, और जिस तरह से आवाज़ आ रही थी उससे ये लग रहा था कि बकरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो इधर उधर घूमते हुए जो है घास चर रहा है अपना, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। रात के करीब 10 बजे के आसपास इन्होंने गोली चलाई थी। चाँद जो है अभी भी नहीं निकला था, तो चारों तरफ जो है घुप अंधेरा फैला हुआ था। ये अपने कानों को बिल्कुल चौकन्ना किए हुए, अलर्ट किए हुए मचान में बैठे रहे, और इन्होंने एक सिगरेट जला ली। कुछ देर के बाद में चाँद निकल आया और उसकी रोशनी भी फैल गई चारों तरफ। अब इन्होंने अपने मचान से बैठ के बाग को देखने की कोशिश करी तो दिखाई नहीं पड़ा। ये मचान से पेड़ में ही थोड़ा और ऊपर चढ़े, लेकिन इतना घना पेड़ था कि इनको वहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, तो ये उतर के फिर अपने मचान पे आके बैठ गए। रात गुजर रही थी और अब सवेरा होने लगा था। थोड़ा सा कुछ अच्छा उजाला हो गया तो ये मचान से नीचे उतरे। पहले तो ये बकरे के पास गए और इनको देख कर के बकरा मिमियाया। अब जैसे इनको साहब गुड मॉर्निंग कह रहा हो, इनका स्वागत कर रहा हो। फिर ये उस तरफ गए जहाँ पर इन्होंने गोली मारी थी बाघ को। सड़क के किनारे एक पत्थर की छोटी सी चट्टान थी जिस पर खून की करीब 1 इंच मोटी लकीर थी, और खून की मोटी धार को देखकर लगता था कि बाघ जो है 1-2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खून अगर बह रहा है तो 1-2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा होगा। खून की लकीर का पीछा करते हुए ही ये करीब 50 गज आगे बढ़े। इन्हें बाघ दिखाई पड़ गया। बाघ का जो शरीर था एक गड्ढे में था, और उसका जो मुंह था गड्ढे के ऊपर निकला हुआ था, और जो उसकी ठोड़ी थी वो जमीन पर थी, मतलब ऐसे थी। ये जमीन है और उसके ऊपर ठोड़ी ऐसे है। हालांकि ऐसी कोई निशानी नहीं दिख रही थी जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ये आदमखोर बाघ ही है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब 100% मान के चल रहे थे कि यही आदमखोर बाघ है। ये कोई भयानक चेहरे वाली प्रेतात्मा नहीं है, ये तो बेचारा एक बूढ़ा बाघ है। ये ऐसा बूढ़ा बाघ जिसको मौका लगता तो कॉर्बेट साहब की गर्दन में अपने दांत फंसाने में देर नहीं करता, तो इससे कभी मौका नहीं मिल पाया। इसका मुंह जो है भूरे रंग का था और मूछें नहीं थी। दोस्तों, सारे भारत का सबसे नफरती और सबसे चर्चित, सबसे भयानक और सबसे डरावना जानवर, एक ऐसा अपराधी जिसने नेचर का कोई लॉ नहीं तोड़ा, जिसने प्रकृति का कोई कानून नहीं तोड़ा था, उसका अपराध ये था, जो उसका क्राइम था वो ये था कि उसने लोगों को डराने के लिए नहीं, आतंकित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना पेट भरने के लिए इंसानों का कानून तोड़ा था। नहीं खाता तो भूखा मरता। और अब गड्ढे पे मुंह पर अपनी ठोड़ी को जमीन पे लगाए, आंखें मूंदे, अपनी आखिरी नींद शांति से ले रहा था। मरे हुए बाघ का मुआयना करने के बाद कॉर्बेट साहब खड़े हुए। इन्होंने अपनी राइफल को अनलोड किया। तभी इन्होंने किसी के खांसने की आवाज़ सुनी। इन्होंने ऐसे नज़र उठा के सड़क की तरफ देखा तो वहाँ पे इनको जो है पंडित जी नज़र आए, जो नीचे झांक करके इन्हीं को देख रहे थे। इन्होंने इशारा करके उनको अपने पास आने के लिए बोला। पंडित जी डरते डरते इनके पास पहुँचे और बाघ का सब बड़ा सर देख करके वो रुक गए और फुसफुसा कर बोले, अरे अरे साहब, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये मर गया क्या? एक डरा हुआ आदमी कैसे, मतलब वो होता है ना।
और एक ऐसा डरा हुआ जिसके ऊपर बाघ ने अटैक किया हो पहले। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बताया कि पंडित जी, ये वही प्रेतात्मा है जिसने 5 साल पहले आपके गले में अपने दांत गड़ा दिए थे और जिसके डर से आपने कल रात दरवाजा बंद कर दिया था। ऐसा सुनते ही पंडित जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कॉर्बेट साहब के पांव छूने के लिए उनके पांव में झुकने लगे। इतने में, साहब आप कहाँ हैं? साहब, साहब, साहब आप हमें सुन रहे हैं? कॉर्बेट साहब, कारपेट साहब, इस तरह की आवाज आ रही थी। ये आवाज जो इनके आदमी रुद्रप्रयाग से आए थे उनकी थी। काफी चिंता से भरी हुई आवाज थी। वो बेचारे आम के पेड़ पे गए होंगे, वहां पे उन्होंने कॉर्बेट साहब को नहीं देखा और फिर वो सड़क पे जो है उन्होंने उतनी मोटी खून की धार देखी, जिसको देख के वो बेचारे घबरा गए और कॉर्बेट साहब को आवाज़ देने लगे, क्योंकि उनको लगा कि बाघ ने कॉर्बेट साहब पर हमला कर दिया है और साहब को अपने साथ ले गया। राज जिम कॉर्बेट साहब ने भी नीचे से उनको आवाज़ दी कि आवाज़ का रिप्लाई दिया, तो उन्होंने भी ऊपर से नीचे झांका और वो 4 लोग थे, 2 तो जिम कॉर्बेट साहब के आदमी और 2 जो है एबर्टसन साहब के आदमी। और उन्होंने कॉर्बेट साहब को जब देखा सही सलामत, तो वो बड़े खुश हो गए और दौड़ते हुए इनके पास आ गए। बाघ का जो शरीर था वो गड्ढे में कुछ अकड़ सा गया था, तो बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला जा सका। कुछ ही देर में इनके आदमियों ने एक बांस और रस्सियों का इंतजाम कर लिया। जब बाघ को उस बांस से और रस्सियों की सहायता से बांधा जा रहा था, उतनी देर में पंडित जी मचान से कॉर्बेट साहब का कंबल निकालकर, जो 150 यात्री रुके हुए थे, उनको रात की घटना का विवरण सुना रहे थे कि जो गोली चली, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बाघ मारा गया, जिसने मेरे को पकड़ा था वो आदमखोर मारा गया, ये सब कहानी सुना रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब अपने 4 आदमियों के साथ बाघ को उठाए और वो बकरी को रस्सी से पकड़कर रुद्रप्रयाग अपने बंगले की तरफ चल पड़े। बकरा भी अपनी लड़खड़ाती चाल में इनके साथ साथ चल रहा था। बकरे को थोड़ा हल्की सी खरोच लगी थी, क्योंकि जैसे ही बाघ उस पर झपटा था, कॉर्बेट साहब ने वही मूवमेंट में फायर कर दिया था, तो बकरा बच गया था। उस बेचारे बकरे को क्या पता था साहब, जिसको बलि का बकरा बनाया जा रहा, यानी कि वो बकरा जो बलि का बकरा बनने वाला बना हुआ है, वो रातों रात रुद्रप्रयाग का हीरो बन जाएगा। आपको बताता हूँ, बकरे के लिए बकायदा पीतल का एक बहुत सुंदर पट्टा बनवाया गया और फिर उसे पहनाया गया, जैसे मिस यूनिवर्स को ताज पहनाया जाता है, ऐसी बकरे के गले में वो पट्टा पहनाया गया और उस बकरे को देखने के लिए पैसे लगने लगे। वो बकरा उस आदमी की आय का साधन बन गया जिससे जिम कॉर्बेट साहब ने उस बकरे को खरीदा था। और फिर बाद में जब बकरा बच गया था तो फिर उसी को लौटा भी दिया था, उसी आदमी को, लो भाई पैसे भी तू ही रख और ये बकरे को भी वापस ले ले। तो वो बकरा रुद्रप्रयाग का हीरो बन गया था। जब ये बंगले में पहुंचे तब इबर्टसन साहब सोए हुए थे। उनका दरवाज़ा नॉक किया गया। जैसे ही उन्हें पता चला कि कॉर्बेट साहब आए हुए हैं, तो वो तेज़ी से उन्होंने अपनी रजाई फेंकी एक तरफ, मतलब जो भी ओढ़ा था, और बिस्तर से उछले और धड़ाक से दरवाज़ा खोला और सामने जिम कॉर्बेट को देखते ही इन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को जोर से हक कर लिया, बड़े जोर से गले लगा लिया ताकत के साथ, और खुशी के मारे वो नाचने लगे। और कभी बाप के पास जाके या करते और फिर आके दौड़ के आके फिर जो है जिम कॉर्बेट साहब को गले लगा लेते। मतलब वो इतने एक्साइटेड हो गए थे बाघ को मरा देख करके कि शब्दों में बोलना उनकी वो आप समझ सकते हैं क्या हो रही होगी। उन्होंने तुरंत जो है चाय का ऑर्डर दिया और कॉर्बेट साहब के नहाने के लिए गर्म पानी का आदेश जारी किया कि तुरंत गर्म पानी दिया जाए। अपने क्लर्क को बुलाया और गवर्नमेंट को और न्यूज़पेपर्स को और जिम कॉर्बेट साहब की सिस्टर को, यानी कि जो मैगी उनकी बहन, उनको तुरंत टेलीग्राम लिखवाया। फिर अपनी वाइफ जीन को एक केबल मैसेज भिजवाया कि फाइनली। इबर्टसन साहब ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या ये वही आदमखोर बाघ है, क्योंकि वो जानते थे कि जब खुद जिम कॉर्बेट साहब
सुबह सुबह बाघ को लेकर के आए हैं तो ये आदमखोर ही होगा। पिछली बार जब बाघ को मारा था इन्होंने, आपको याद होगा, एक बार पिंजरे वाले केस में एक बाघ को मार दिया था और उसे सब लोग आदमखोर बोल रहे थे, जबकि जिम कॉर्बेट साहब का कहना था कि ये आदमखोर बाघ नहीं है। वो इनकार कर रहे थे। थोड़ा सा इबर्सन साहब उस पर विचलित भी होते हैं, अरे यार क्या बात तुम कह रहे हो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं ये नहीं है। लेकिन इस बार जिम कॉर्बेट साहब ने एक शब्द भी नहीं बोला था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिम कॉर्बेट साहब का चेहरा बता रहा था कि हाँ यस यही आदमखोर बाघ है। पिछले कुछ समय से इबर्सन साहब बहुत मानसिक दबाव में थे, क्योंकि सरकार से लेके अखबार सब उन्हीं से पूछ रहे थे। ऐसी पूछताछ हो रही थी, उनकी स्थिति एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जैसी हो गई थी जो क्रिमिनल को पहचानता था, मतलब उसने पहचान कर लिया कि ये क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उसको क्राइम करने से रोक नहीं पा रहा है और इसके लिए वो खुद दोषी साबित हो रहा हो। तो 2 मई 1926 का दिन इबर्सन साहब के लिए सबसे खुशी से भरा हुआ दिन था, क्योंकि इस दिन वो सभी पक्षों को सूचित करने की स्थिति में थे कि लो अपराधी को चढ़ा दिया है फांसी में, यानी कि अपराधी मतलब निर्दोषी को मार दिया है। अब वो टेंशन फ्री हो गए थे। चाय पीने और नहाने के बाद कॉर्बेट साहब ने सोचा कि चलो कुछ देर सोया जाए, लेकिन ये सो नहीं पाए, उनको नींद नहीं आई और ये बाहर आ गए। फिर इन्होंने इबर्सन साहब के साथ मिलकर बाघ का निरीक्षण किया। तो जो निरीक्षण के जो परिणाम थे वो मैं आप लोगों को भी बता दूं। जब इतने दिनों से पूरी बाघ की सुनते आ रहे थे, आपको भी पता होना चाहिए ना। तो जब बाघ को नापा गया, उसकी लंबाई थी 7 फुट 6 इंच, हाँ 7 फुट 6 इंच, और गोलाई से होते हुए उसकी लंबाई 7 फुट 10 इंच। जो कलर था वो हल्का येलो था। उसके जो बाल थे वो छोटे थे और भुरभुरे थे। उसकी मूछें नहीं थी। उसके दांत घिसे हुए थे, उनका रंग उड़ा हुआ था और एक कैनाइन टूटा हुआ था। उसकी जीभ और मुंह का जो रंग था वो काला था। एक ताज़ा घाव दाएं कंधे पे था। पिछले बाएं कंधे पर गोली का एक पुराना घाव और उस पंजे का एक हिस्सा गायब था। सिर पर कई गहरे और कुछ आंशिक भरे हुए घाव थे। पीछे की दाईं टांग पर कटे का आंशिक भरा हुआ निशान था। पीछे के ही बाएं पांव के घुटने पर आंशिक भरा हुआ निशान था। आंशिक भरा हुआ मतलब वो घाव था जो भर रहा था, थोड़ा सा रह गया था भरने से। कॉर्बेट साहब एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि बाघ की जीभ और मुंह काला क्यों हो गया। कहीं साइनाइड के जहर से तो नहीं हुआ होगा। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। सिर और पीछे की दाहिनी टांग और पूंछ के घाव तो भैंसवाड़ा में जो दूसरे बाघ से जो मुठभेड़ हुई थी उस पर लगे थे। पिछली बाई टांग के घुटने का घाव पिंजरे में फंस जाने के कारण हुआ था। जब पिंजरे से वो निकला था बाहर तो पिछला पाँव उसका फंसा था, याद होगा आपको। पिछले बाएं पाँव का जो घाव था सन 1921 में रुद्रप्रयाग में पुल के ऊपर, मैंने बताया था अंग्रेज अधिकारी बैठे थे, उन्होंने एक इधर और एक उधर उन्होंने गोली चलाई थी, तो गोली इसके पाँव में लगी थी, तो वो था। और बाद में जब ये बाघ की खाल उतार रहे थे तो उस समय इन्होंने देखा कि उसके सीने में जो खाल है उसके अंदर एक छर्रा धंसा हुआ था, जिसके बारे में बहुत बाद में एक इंडियन क्रिश्चियन ने बताया कि ये छर्रा उसकी गोली का था। ये उसने तब मारी थी जब बाघ नया नया आदमखोर बना था, यानी करीब 8 साल पहले। बाघ मर गया ये खबर फैल गई थी। बाघ को देखने के लिए दिन भर बहुत दूर दूर से हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे आ रहे थे। हमारे पहाड़ में जब किसी मकसद मतलब किसी को थैंक्स धन्यवाद बोलने या किसी का एहसान मानने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। गुलाब या गेंदे या किसी फूल की पंखुड़ी दोनों हाथों की अंजलि से भेंट की जाती है।
जब लेने वाला मतलब जिसको दिया जा रहा है प्राप्तकर्ता उस भेंट को छू लेता है कि हाँ भाई धन्यवाद, तो धन्यवाद करता जो धन्यवाद कहने के लिए आया हुआ है वो नीचे झुककर उसके पैरों में ऐसे उड़ेल देता है। वो अंजलि से भरी हुई ऐसे उड़ेलता है जैसे जल समर्पित कर रहे हो ना, हम लोग अर्पित करते हैं ना जल जैसे अंजलि से, इस तरह से फूलों को समर्पित कर देते हैं। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब का तो आभार प्रदर्शन कई बार पहले भी हुआ था, कितने आदमखोर मारे थे, मगर ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। पहले डाक बंगले में, फिर बाजार में जो अभिनंदन समारोह हुआ उसमें, तो ये इनके लिए थोड़ा नया था। तो दोस्तों इस तरह से समाप्त हुआ आतंक के एक युग का, जो 8 सालों तक रुद्रप्रयाग के 500 स्क्वायर मील तक फैला हुआ था। दोस्तों रुकिए रुकिए रुकिए, अभी सुनिए दोस्तों, मैं अब आपको वो सुना रहा हूँ जो कॉर्बेट साहब के इस आदमखोर को मारने के 16 साल के बाद हुआ। बस 2-4 मिनट और दे दीजिए। 16 साल के बाद जो हुआ यूं कि आदमखोर बाघ को मारने के 16 साल बाद सन 1942 1942 में मेरठ में जिम कॉर्बेट साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित कुछ कार्य में लगे हुए थे। तब कर्नल फ्लॉय ने इन्हें और इनकी बहन मैगी को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इनवाइट किया। ये युद्ध में जो सैनिक घायल हुए थे उनके मनोरंजन और सम्मान के लिए एक गार्डन पार्टी का आयोजन था। ये गार्डन पार्टी उनको दी थी। जब ये दोनों लोग पार्टी में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो जो टेनिस कोर्ट है उसके चारों ओर देश के हर हिस्से के करीब 50-60 लोग चाय वगैरह पी रहे हैं और सिगरेट वगैरह का आनंद ले रहे हैं। ये लोग जो है वर्ल्ड वॉर चल चल रहा था ना, बताया, मध्य पूर्व की लड़ाई से लड़कर आए हुए थे। कुछ दिन के आराम के बाद कुछ को छुट्टी और कुछ को रिटायर करके घर भेज दिया जाना था। जो फ्लॉय साहब की वाइफ थी उन्होंने कुछ इंडियन म्यूज़िक का इंतज़ाम कर दिया था, जो रिकॉर्ड जो है ग्रामोफोन में बज रहे थे। उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब और उनकी बहन मैगी से रिक्वेस्ट करी कि ये लोग पार्टी के अंत तक रुके रहें, पार्टी का के ख़त्म होने के बाद ही जाएं। और पार्टी समाप्त होने में करीब 2 घंटे का समय और लगना था। तो ये दोनों लोग घायलों से मुलाकात करने लगे। ये लाइन से चलते चले जा रहे थे, घायलों से मिलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी इनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो एक छोटी कुर्सी पर बैठा होता है, यानी कि निचली कुर्सी पे, जो नीची, जिसका पाया छोटे थे। जो बेचारा बहुत बुरी तरह से जख्मी था। उसके अगल बगल बैसाखियाँ रखी हुई थी। जिम कॉर्बेट साहब उसके पास पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा दर्द झेलता हुआ कुर्सी से नीचे उतरा और जिम कॉर्बेट साहब के पाँव में अपना सर रख दिया। जिम कॉर्बेट साहब ने उसको थामा और उठा के कुर्सी में बैठाया। बेचारा बहुत सुस्त और कमज़ोर हो गया था क्योंकि बुरी तरह से युद्ध में घायल हुआ था। कई महीनों से अस्पताल में उसका बेचारे का इलाज चल रहा था। उसने जिम कॉर्बेट साहब से कहा कि साहब, मैं गढ़वाली हूँ और मेरा गांव रुद्रप्रयाग से थोड़ा दूर है। साहब, आपने जब उस आदमखोर को मारा था तब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी भी इतने तगड़े और मजबूत नहीं थे कि वो मुझे कंधे में या गोद में उठा के इतनी दूर तक ला सकते। इसलिए मैं घर पे ही रहा और जब मेरे पिताजी लौट कर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आदमखोर बाघ को देखा और उन साहब को भी देखा जिन्होंने उसे गोली मारी थी, यानी कि आपको। और साहब, जो मिठाई उस दिन बांटी जा रही थी तो उसमें से अपने हिस्से में से थोड़ी मिठाई वो मेरे लिए भी लाए थे।
मेरे पिताजी ने उस दिन वहाँ पे जो भीड़ उमड़ी थी उसके बारे में भी मुझे बताया था। और साहब, अब मैं खुशी खुशी अपने घर जाऊँगा और अपने पिताजी को बताऊँगा कि मैंने आपको देखा है और आपके साथ बातें भी करी हैं। और साहब, अगर कोई मुझे ले जाने वाला मिल गया तो मैं उस मेले में भी ज़रूर जाऊँगा, उस फेस्टिवल में, उस मेले में भी ज़रूर जाऊँगा जो रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ को मारने की खुशी में मनाया जाता है। वहाँ भी मैं जो है सबको बताऊँगा कि मैं आपसे मिला और आपसे बातें भी करी हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उस बाघ को मारे के बाद हर साल उसके याद में जिम कॉर्बेट साहब के एहसान के लिए एक मेले का आयोजन होता था उस जगह पे। तो कितने भगवान की तरह जिम कॉर्बेट साहब को नहीं मानेंगे लोग क्या? ये सब बोलते हुए उस बहादुर लड़के के चेहरे में जो चमक थी, जो खुशी थी, वो साफ साफ दिख रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने बड़े आश्चर्य से उस लड़के को देखा जो बुरी तरह से घायल था, विकलांग हो गया था, अपने टूटे फूटे शरीर को लेकर लौटा था। उस योद्धा में अपने युद्ध के जो शौर्यपूर्ण कारनामे सुनाने थे अपने घर में, उसके बजाय वो जिम कॉर्बेट साहब से मुलाकात का किस्सा अपने पिता, अपने मित्रों और अपने लोगों को सुनाने को ज़्यादा उत्सुक था। जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे कि इस बहादुर लड़के के नज़रिए से, मतलब उसका जो नज़रिया होगा, उसने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करी है जिसे सिर्फ इसलिए याद किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने एक गोली एक सही निशाने में दागी थी और गढ़वाल का 500 स्क्वायर मील का आतंक समाप्त कर दिया था। उत्तराखंड का एक बेटा, सरल और साहसी, देवभूमि और महान भारत का सपूत था, जिसकी संतानों को वही जान सकते हैं जिन्हें उनके बीच में रहने का सौभाग्य मिला हो, यानी कि हम उत्तरांचली। जो हमारे बीच रहा हो वही हमारे बारे में जान सकता है। यही हम ही, ये इस मिट्टी के वो बड़े कलेजे वाले सपूत हैं जिनकी कोई भी जाति या धर्म हो, हम किसी भी जाति या धर्म के हों, हम विभिन्न वर्गों से जुड़कर एकजुट रहेंगे और भारत को महान राष्ट्र बनाएंगे। मेरा भारत महान। दोस्तों, तो इस तरह से खत्म हुई रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ की कहानी। यदि आप इस कहानी को पहले एपिसोड से सुनते जाएंगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा, आप बहुत रोमांचित होंगे, कई बार बहुत दुखी भी होंगे। आप समझ पाएंगे कि एक आदमखोर तेंदुआ कितना शातिर हो जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, तो जो हमेशा बोलता हूँ वही आज भी दोहराऊँगा। जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कहानी पसंद आई हो, कहानी नहीं है, सत्य घटना है, तो रुद्रप्रयाग का बाघ कहानी आज पूरी खत्म। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने इस दोस्त को। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।